नमस्कार जोहार। आज का लेसन, आज का टॉपिक रहने वाला है आईटीआई वेल्डर सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम लोग देखने वाले हैं कि एसी डीसी वेल्डिंग जो रेक्टिफायर होता है ना, उसके बारे में जानेंगे। फिर इसी स्लाइड में हम लोग देखेंगे एक और पावर सोर्स है जिसको हम लोग वेल्डिंग इन्वर्टर के नाम से जानते हैं ना। तो आज दो मशीन को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि वेल्डिंग जनरेटर के बारे में देखा है ना, उसका दो टाइप होते हैं, मोटर जनरेटर, इंजन जनरेटर, उसके बारे में देखे। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में देखे। तो आज जो है वो दो मशीन के बारे में हम लोग देखने वाले है ना। उसके बाद से हम लोग का आज क्लास नंबर हम लोग 34 पहुँच चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एसी डीसी वेल्डिंग रेक्टिफायर है ना, और उसका निर्माण मतलब वो कैसे अंदर से कैसे बना हुआ रहता है उसके बारे में देखेंगे। एसी डीसी वेल्डिंग रेक्टिफायर और उसका निर्माण के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो उसका निर्माण। एसी डीसी, एसी कहने का मतलब, एसी डीसी कहने का मतलब एसी करंट और डीसी करंट है ना। मतलब ये जो वेल्डिंग मशीन जो दिखाई दे रहा है, रेक्टिफायर जो दिखाई दे रहा है, इससे यहाँ पे बाहर जो टर्मिनल निकलेगा, इससे हम लोग पॉजिटिव एसी और मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब डीसी भी करंट बाहर निकाल सकते हैं और एसी भी करंट बाहर निकाल सकते हैं, एसी भी ले सकते हैं ना। इसलिए उसको एसी डीसी वेल्डिंग रेक्टिफायर बोला जाता है। ठीक है, वेल्डिंग रेक्टिफायर इट्स कंस्ट्रक्शन मतलब इसके बारे में अंदर का जो पार्ट्स लगा होता है, रेक्टिफायर किसको बोलते हैं ना, उसका सैम्पल कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान के बाद में थोड़ा सा जानकारी लेंगे आज। तो एसी मेन सप्लाई को है ना, एसी मेन सप्लाई कहने का मतलब इस वाला वेल्डिंग में जो हम लोग मेन बॉक्स जो होता है उसमें हम लोग इसमें प्लग करके, तो लगा करके हम लोग इसमें प्लग लगा करके मशीन में जो हम लोग पावर सोर्स देते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, मेन सप्लाई है ना। इसी को क्या बोलते हैं, मेन सप्लाई। ठीक है, वो 220 वोल्ट हो सकता है सिंगल फेज है ना, सिंगल फेज, या तो 440 वोल्ट हो सकता है, कौन सा, थ्री फेज। ठीक है, थ्री फेज, ये चीज़ याद रखिएगा है ना। तो एसी मेन सप्लाई मतलब वेल्डिंग को चलने के लिए क्या चाहिए, एसी मेन सप्लाई चाहिए। जो हम लोग को घर में जो पावर लाइन जो आता है उसी को मेन सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, एसी मेन सप्लाई वो एसी करंट रहता है, को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलने के लिए एक वेल्डिंग रेक्टिफायर सेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं वेल्डिंग में, कि वेल्डिंग एसी वेल्डिंग जो सप्लाई होता है, एसी वेल्डिंग जो करंट होता है, एसी का जो करंट होता है, एसी मतलब एसी का जो एसी मेन सप्लाई जो होता है, एसी का जो करंट होता है उसको डीसी में चेंज करता है। कौन डीसी में चेंज करता है, ये रेक्टिफायर चेंज करता है। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है, एसी मेन सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलने के लिए रेक्टिफायर सेट का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसका यूज करते हैं। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में भी आता है कि एसी को डीसी कौन सा वेल्डिंग मशीन चेंज करता है, ट्रांसफार्मर चेंज करता है ना, या इंजन जनरेटर चेंज करता है, ठीक है, या तो रेक्टिफायर करता है, ये सब इसका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तथा शीतलन पंखे है ना। एक इसमें क्या, इसके अंदर और क्या चीज़ लगा हुआ रहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है वो स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन कहने का मतलब ये जो 240 220 वोल्ट या तो 440 वोल्ट जो इसको मिल रहा है, उसको वोल्टेज को क्या करेगा, डाउन करेगा और 60 से लेकर के 100 वोल्टेज तक उसको ले आएगा है ना। इसमें मतलब क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करता है, करंट को बढ़ाता है, इसलिए उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। हम लोग जो इसको देखे थे किसमें, एसी वेल्डिंग जो ट्रांसफार्मर जो हम लोग देख रहे थे उसमें, इसमें हम लोग बहुत अच्छे से उसको कवर किया है। ठीक है, के साथ एक शीतलम पंखा मतलब यहाँ पे क्या लगा था, एक फैन लगा हुआ रहता है, या तो फिर वेंटिलेशन जो छोड़ा गया है, ये जो वेंटिलेशन जो दिख रहा है उठा हुआ वेंट, उससे भी ठंडा होने का काम होता है। ठीक है, वेल्डिंग रेक्टिफायर सम्मिलित होता है इसके साथ में, मतलब जो इसका जो रेक्टिफायर जो होता है, इसके अंदर जो ये सब चीज़ जो लगा हुआ रहता है, वो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है क्या, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से कनेक्ट रहता है क्या, फैन कनेक्ट रहता है, मतलब आपस में ये सब एक दूसरे में कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर सेल में स्टील या एल्युमिनियम की बनी एक सपोर्टिंग प्लेट होती है। ठीक है, रेक्टिफायर सेल कहने का मतलब ये जो चीज़ दिख रहा है, ठीक है, ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ये रेक्टिफायर सेल है। ठीक, ये रेक्टिफायर सेल है।
तो इसमें जो इसके अंदर जो चीज़ लगा हुआ है, यही चीज़ क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, ये रेक्टिफायर सेल यही क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर इसको करंट देता है, तो एसी को क्या करता है, वो डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हम लोग अभी आगे देखेंगे इसको, ठीक है। रेक्टिफायर सेल में स्टील या तो एल्युमिनियम का बनी एक सपोर्टिंग प्लेट है ना, सपोर्टिंग प्लेट। अब ये जो फिगर जो दिखाया गया है, इसमें एक सपोर्टिंग प्लेट लगा हुआ है। सपोर्टिंग प्लेट कौन सा है, सपोर्टिंग प्लेट ये जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ब्लू कलर का जो हम अभी दिखा रहे हैं, ये है इसका क्या है, सपोर्टिंग प्लेट है, ठीक है। ये है क्या है, इसका सपोर्टिंग प्लेट है। किसका बना होता है, एल्युमिनियम का, या तो किसका बना हुआ है, स्टील का, ठीक है। स्टील का हो सकता है या एल्युमिनियम का हो सकता है। ये जो सपोर्टिंग प्लेट है वो, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए क्यों सपोर्ट है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो निकेल या बिस्मिथ की पतली परत से प्लेटेड होता है ना। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, निकेल या बिस्मिथ, है ना। ये भी क्या है, एक तरह का मेटल है ना। निकेल मेटल और बिस्मिथ जो होता है एक तरह का पतली परत से प्लेटेड होता है ना। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि निकेल और बिस्मिथ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, निकेल और बिस्मिथ, ठीक है। इसका एरो मार्क कहाँ है, यहाँ पे जो एक पतला सा इस जगह पे यहाँ से लेकर के ऐसे करके एक चीज़ जो दिखाया गया है, इसमें क्या है, ये इसके ऊपर प्लेटेड है, मतलब इसके ऊपर चिपकाया गया है, ठीक है। निकेल या बिस्मिथ की पतली परत से प्लेटेड होता है, मतलब इसके ऊपर फिर से एक प्लेट क्या होता है, चिपका हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, ठीक है। जिस पर सेलेनियस या सिलिकॉन का स्प्रे होता है, ठीक है। ये जो प्लेट जो रेड वाला दिखाई दे रहा है, जिसको निकेल और बिस्मिथ प्लेटिंग बोला जा रहा है, उसके ऊपर क्या रहता है, सेलेनियस और सिलिकॉन, है ना। सिलिकॉन का क्या किया रहता है, इसके ऊपर स्प्रे किया हुआ रहता है, ठीक है, स्प्रे किया हुआ रहता है इसके ऊपर। तथा अंततः इसे कैडमियम, बिस्मिथ तथा टीन के मिश्रण फिल्म से ढका जाता है, ठीक है। तथा फिर यहाँ पे एक दिखाया गया है कि ये जो यहाँ पे जो स्प्रे इसके ऊपर जो किया हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, स्प्रे विथ सेलेनियम और सिलिकॉन, है ना। सेलेनियम और सिलिकॉन स्प्रे इसके ऊपर किया हुआ रहता है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए ये है, इसके ऊपर ऐसे करके स्प्रे किया हुआ रहता है ना, इसको ढका हुआ रहता है, ठीक है। इसको ढक दिया जाता है, किसको, ये वाला प्लेट को, निकेल और बिस्मिथ वाला प्लेट को दिया जाता है, किससे, स्प्रे करके, स्प्रेड विथ सिलिकॉन और सेलेनियम और सिलिकॉन से, ठीक है। अंततः कैडमियम और बिस्मिथ टीन तथा मिश्रण फिल्म से ढका जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, इसको कवर कर दिया जाता है ना। लास्ट में इसको क्या करते हैं, कवर कर दिया जाता है, ठीक है। देख पा रहे होंगे इस जगह पे ऐसे करके लास्ट में इसको क्या किया गया है, ये को कवर कर दिया गया है, ठीक है। ये कवर किसके द्वारा होता है, मेटेलिक अलॉयड फिल्म, कैडमियम और बिस्मिथ और टीन, है ना। कैडमियम और बिस्मिथ एंड टीन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, कवर कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए किया जाता है कि इसका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, या तो मैकेनिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ है, वो सबको बैलेंस करने के लिए इन सारा चीज़ों का प्लेटिंग किया जाता है, और इसको अलग अलग मटेरियल के द्वारा क्या किया जाता है, उसको स्प्रे किया जाता है, और उसको अलग अलग मटेरियल से उसको प्लेटिंग किया जाता है, ठीक है। यही मेन काम करता है, जो एसी करंट को क्या करता है, डीसी में इधर आउटपुट देता है, ठीक है। इधर से इसको एसी इन मिलेगा, है ना, एसी इन मिलेगा, फिर इधर से डीसी क्या होगा, ये डीसी आउट होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ दिखाया गया, सैम्बोलिक रेक्टिफिकेशन, है ना। मतलब रेक्टिफायर जो होते हैं उसका सैम्बल कैसा होता है, वो इस यहाँ पे चार आपको दिख रहा है, मतलब उसका सैम्बल कैसा याद रखिएगा, रेक्टिफायर का जो रेक्टिफिकेशन जो होता है, सैम्बल होता है, वो इस टाइप का होता है ना। जो मतलब एरो शेप में जो दिख रहा है ऐसे करके, यहाँ पे 4 रेक्टिफायर दिखाया गया है, ठीक है। ये रेक्टिफायर है, इसको हम लोग डायोड बोलते हैं ना। ये जो 4 जो दिखाया गया इसको डायोड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सैम्बल है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैम्बल रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब रेक्टिफायर का सैम्बल होता है, ठीक है। इधर से एसी इन कर रहा है, एसी करंट इन कर रहा है, इधर से डीसी आउट हो रहा है, ठीक है। इसी में देख पा रहे हो यहाँ पे किसी भी टाइप का नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है ना। एसी में किसी भी टाइप का नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन डीसी में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये पहचानने का एक तरीका होता है एसी वेल्डिंग मशीन और डीसी वेल्डिंग मशीन में, है ना। कौन सा वेल्डिंग मशीन एसी है और डीसी है। एसी में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ डिफाइन नहीं रहता है, उसमें लिखा हुआ भी नहीं रहता है टर्मिनल में जहाँ पे आउटपुट लेते हैं। लेकिन डीसी में क्या होता है, एसी डीसी पॉजिटिव नेगेटिव ये सब लिखा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब उसमें जो प्लेटिंग था, एक और जो हम लोग अभी देखेंगे कि निकिल और बिस्मिथ से लेपित सहायक प्लेट है ना, निकिल और बिस्मिथ से जो लेपित है, इसमें क्या होता है, ये जो सहायक प्लेट है ये वाला है ना, ये वाला जो ब्लू कलर वाला जो प्लेट है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर वाला जो प्लेट है, प्लेट एनोड जिसको धनात्मक है ना, धनात्मक कहने का मतलब पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव के रूप में कार्य करती है, ठीक है। ये वाला जो प्लेट है ये क्या कार्य करेगी, ये पॉजिटिव के रूप में काम करती है। कैडमियम बिस्मिथ और टीन से बनी मिश्र धातु की एक परत कैथोड मतलब लास्ट वाला, ठीक है, ये जो लास्ट वाला होता है वो किसका काम करता है, वो नेगेटिव का काम करता है, ठीक है, मतलब लास्ट वाला जो यहाँ पे दिखाया गया था, इससे जो कैडमियम है बिस्मिथ और टीन का जो यहाँ पे एक जो प्लेट लगा हुआ है वो किसका काम करता है, ये नेगेटिव का काम करता है ना, ये नेगेटिव का काम करता है, ठीक है, जिसको हम लोग कैथोड भी बोलते हैं और ऋणात्मक भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करती है, यह सेल एक नॉन रिटर्न वाल्व के रूप में कार्य करती है ना, ये सेल जो क्या होता है एक प्रकार का नॉन रिटर्न वाल्व के रूप में काम करती है। मतलब यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, इधर से अगर विद्युत धारा जा रहा है तो यहाँ से इधर से जा सकता है, लेकिन ये करंट फिर इधर से वापस नहीं आ सकता है, ठीक है, मतलब करंट फिर से रिटर्न नहीं आ सकता है, इसलिए ये बोला जा रहा है कि नॉन रिटर्न वाल्व के जैसा ये काम करता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यह केवल एक दिशा में करंट प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है ना, ये सिर्फ क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में करंट प्रवाह करने के लिए बहुत कम रेजिस्टेंस प्रदान करता है, लेकिन अगर दूसरा तरफ जस्ट उसको हम लोग यहाँ करंट प्रवाह करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस को बनाएगा और उसको करंट को रोकने का काम करता है, ठीक है। अब इसका हम लोग देखेंगे जो क्या है उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे हम लोग, ठीक है, जो रेक्टिफायर जो होते हैं है ना, जो ये मान के चलिए जो ग्रीन कलर का जो दिखाया गया है ये मशीन है, मशीन का ये अंदर का भाग है, ठीक है, मशीन का अंदर का भाग है, मशीन का अंदर का भाग है, इसमें यहाँ पे देखेंगे इसकी कैसे वर्क करता है ना, ये कैसे इसका काम कैसे करता है, वर्किंग कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आउटपुट है ना, यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये जो दिखाया गया है ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर है, इसको हम लोग आयरन कोर के नाम से जानते हैं है ना, आयरन कोर के नाम पे जानते हैं। इसके ऊपर क्या यहाँ पे लगे हुए हैं, कॉइल है जिसको हम लोग प्राइमरी कॉइल के नाम जानते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल होता है, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल मोटा होता है और कम होता है, प्राइमरी कॉइल पतला होता है और ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफर से भी हम लोग क्या लग रहे हैं, एसी लाइन वोल्टेज हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से एसी करंट ले रहे हैं, ठीक है, एसी करंट ले रहे हैं, फिर यहाँ से हम लोग किसको दे दिए अभी, एसी आउटपुट, यहाँ से इसका आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ से इसका क्या किया, इनपुट किया, इन किया, इस जगह से अंदर किया, यहाँ से क्या कर गया, आउट कर गया, ठीक है, बाहर कर गया, तो रेक्टिफायर यूनिट के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। फिर ये किसके साथ यहाँ पे देख पा रहे हो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जो रेक्टिफायर यूनिट है इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, रेक्टिफायर यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो एसी को डीसी में बदलता है। अब ये रेक्टिफायर यूनिट क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है, ठीक है, यहाँ से जो करंट इसके पास तक जो इनपुट में जो पहुँचा वो एसी करंट है, लेकिन अब यहाँ से जो निकलेगा, अब यहाँ से जो निकलेगा वो करंट क्या हो जाएगा, वो करंट क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, ठीक है, वो करंट क्या हो जाएगा, डीसी करंट हो जाएगा। डीसी आउटपुट धनात्मक तथा ऋणात्मक टर्मिनलों से जुड़ा होता है ना, डीसी आउटपुट जो होता है इस जगह पे इलेक्ट्रोड है, इस जगह पे अर्थिंग जिसको हम लोग अर्थ केबल बोलते हैं है ना, अर्थिंग लगाते हैं जॉब के ऊपर, तो ये नेगेटिव हो सकता है या तो ये पॉजिटिव हो सकता है, या तो इधर नेगेटिव या तो इधर पॉजिटिव, दोनों हो सकता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं, पोलैरिटी स्विच के द्वारा भी हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, ये जो होता है टर्मिनल जो होते हैं ना, धनात्मक ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव, और जो नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो वेल्डिंग केबल में से वेल्डिंग परियोजना के लिए किया जाता है ना, जहाँ से इस स्विच बदलकर एसी डीसी वेल्डिंग सप्लाई के लिए चयन किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या हम कर सकते हैं कि एक और यहाँ पे इस जगह पे स्विच लगा रहता है जिसको हम लोग पोलैरिटी स्विच बोलते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलैरिटी स्विच बोलते हैं, ठीक है, पोलैरिटी स्विच भी लगा रहता है जो क्या करता है पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा भी एक चीज स्विच लगा रहता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं
कि अगर एसी करंट चाहिए तो एसी करंट ले सकते हैं, अगर डीसी करंट चाहिए तो डीसी करंट में सेलेक्ट करके हम लोग आसानी से करंट ले सकते हैं। लेकिन ये जो रेक्टिफायर का जो मेन जो काम है, मेन जो प्रिंसिपल है, मेन जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो क्या है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं, एसी करंट भी ले सकते हैं और डीसी करंट भी बाहर कर सकते हैं, लेकिन इसका काम क्या है, एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करना, ठीक है। और एक पोलैरिटी स्विच होता है, पोलैरिटी में नेगेटिव और पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव में क्या होता है 70% हीट होता है, नेगेटिव में 30% हीट होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग नेगेटिव कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नेगेटिव कर दिए, इसको पॉजिटिव कर दिए। यहाँ पे एक स्विच लगा रहता है, ठीक है, इस जगह पे जिसको हम लोग पोलैरिटी स्विच बोलते हैं, यहाँ पे एक स्विच लगा रहता है जो क्या कर सकता है, एसी करंट ले सकते हैं या तो डीसी करंट हम लोग बाहर ले सकते हैं, ठीक है, आउटपुट टर्मिनल से, है ना। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर वेल्डिंग सेट की सावधानी तथा रख रखाव, ठीक है, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रेक्टिफायर वेल्डिंग सेट, है ना। ये जो वेल्डिंग रेक्टिफायर का जो सेट होते हैं, वेल्डिंग जो रेक्टिफायर मशीन जो होता है उसका ध्यान रखना, केयर मेंटेनेंस करना के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। मशीन के ऊपर क्या क्या सेफ्टी होना चाहिए, मशीन को कैसे केयर एंड मेंटेनेंस करना चाहिए एक वेल्डर को, ठीक है, या तो जिस जगह पे रखा हुआ है, जिसको यूज करता हो, जो भी इसको ऑपरेट करता हो, उसको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये पहला नंबर पे हम लोग है, पहला नंबर पे लिखा हुआ है सभी कनेक्शनों को कसकर रखें, है ना। मतलब जितने भी टाइप के यहाँ पे जो कनेक्शन होते हैं, यहाँ पे एक किस जगह पे कनेक्शन हो गया, एक इस जगह पे कनेक्शन हो गया, एक किस जगह पे यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको अर्थ क्लैंप होता है उसमें कनेक्शन होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है उस जगह पे कनेक्शन होता है। तो जो भी कनेक्शन इसका है, या तो फिर इसका जो मेन कनेक्शन जो यहाँ पे मशीन को पीछे जो आया हुआ है, इसी मेन मतलब इस जगह से जो मेन जो बोर्ड से इसको मिला है, तो यहाँ का जो कनेक्शन है इस मशीन को जो यहाँ पे अंदर में जो ले जा रहा है, वो भी कनेक्शन को क्या करना है, एकदम कस के रखना है, एकदम टाइट करना है। ढीला ढाला रखेंगे तो क्या होगा, स्पार्क होगा और उससे चीज़ें डैमेज होने का चांस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, 3 माह में एक बार पंखे को लुब्रिकेट करें, है ना। मतलब हर एक 3 माह में क्या करना है, इसके अंदर जो फैन लगा हुआ रहता है, जो कूलिंग करता है अंदर का, जो छोटा छोटा जो मशीन लगा हुआ रहता है, उसको 3 महीने में क्या करना है, लुब्रिकेट करना है, ताकि वो स्मूथली घूम पाए, ठीक है। नेक्स्ट, रेक्टिफायर प्लेटों को साफ करें। आप ये देख पा रहे हो जो रेक्टिफायर जो प्लेट लगा हुआ रहता है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक प्लेट यहाँ पे लगा हुआ था, है ना, एक के ऊपर एक जो प्लेट इस जगह पे लगा हुआ था, रेक्टिफायर प्लेट जिसको लोग बोल रहे थे। इसको क्या करना है, इसको साफ सफाई हमेशा जांच करते रहना है। कैसे साफ करना है कि मशीन को हमेशा क्या करना है, पूरा एकदम मशीन को क्या कर देना है, प्लग आउट कर देना है, ठीक है, तब इसको साफ करना है। इधर की मशीन का ये जो प्लग लगा हुआ है और सिर्फ मशीन बंद है तो वैसे भी साफ नहीं करना है, ठीक है। मशीन को क्या करना है, पूरा प्रॉपर एकदम तरीके से इलेक्ट्रिक सप्लाई से उसको डिस्कनेक्ट कर देना है, फिर उसके ऊपर काम करना है, उसको साफ सफाई करना है, ठीक है। सेट को माह के कम से कम एक बार जांचें तथा साफ करें, है ना। जो वेल्डिंग सेट है इसको हर एक दिन तो देखना ही चाहिए, हर एक डेली जो रूटीन होता है, डेली जो चेकलिस्ट होता है वो तो करना ही चाहिए, लेकिन क्या करना है, हर एक जो माह होता है ना, मैं कम से कम एक बार जांच तथा साफ करें, है ना। इसको जो मशीन होता है इसको एक बार देख लें कि इसका जो रेगुलेटर है वो तो टूटा हुआ नहीं है, इसका जो इंडिकेटर है वो सही से चल रहा है कि नहीं, रेगुलेटर जो करंट रेगुलेटर होता है वो सही से काम कर रहा है, इसका जो डिस्प्ले है, इसका जो मीटर जो लगा हुआ है, एमीटर वोल्टमीटर, ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। इसका जो पहिया है वो तो ढीला ढाला नहीं हो गया, है ना, ये सब चीज़ें इसको देखने का जरूरत होता है। एयर वेंटिलेशन प्रणाली को अच्छी स्थिति में रखें, है ना। एयर वेंटिलेशन प्रणाली कहने का मतलब यहाँ पे जो आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है, इसी को बोलते हैं एयर वेंटिलेशन प्रणाली, है ना। मतलब ये क्या है, ये हवा खींचता है, ठीक है, ये क्या करता है, हवा खींचता है। अंदर में जो पंखा लगा हुआ है वो हवा खींचता कैसे है, इसी के द्वारा खींचता है, एयर वेंटिलेशन के द्वारा खींचता है, ठीक है। ये जाम नहीं होना चाहिए बेसिकली, अगर ये जाम रहे या तो पैक रहा तो क्या गया, हवा अंदर नहीं जा सकता है, और अंदर का जो जितने भी मशीन लगा हुए रहते हैं, जो जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वो सब गर्म होकर के क्या हो सकते हैं, आग लगने का खतरा हमेशा बन सकता है, ठीक है। पंखे के बिना मशीन को कभी ना चलाएं, ठीक है। इसके अंदर जो पंखा लगा हुआ है वो मशीन में अगर नहीं पंखा रन कर रहा है तो उसके बिना कभी भी क्या करना है, मशीन को नहीं चलाना है। हमेशा पंखा जब इसका वर्किंग कंडीशन में हो तभी ये मशीन को ऑपरेट करना है, ठीक है। रेक्टिफायर को नमी, बारिश या गीले स्थानों से दूर रखें, है ना। ये जो रेक्टिफायर जो वेल्डिंग मशीन है इसको हमेशा नमी, जिस जगह पे नमी रहता है ना, जिसको थोड़ा सा नमी होता है पानी वानी का, उस जगह पे
चांसेस होता हो बारिश या गीले स्थानों से दूर रखे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे कर हम लोग लापरवाही करेंगे, एक वेल्डर लापरवाह बनता है, लापरवाह मशीन के साथ अगर वो करता है तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है उसको, है ना, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो मशीन है किसके द्वारा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चल रहा है। ठीक है, अन्यथा आंतरिक पुर्जे खराब हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, इसका आंतरिक पुर्जे भी खराब हो सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। मशीन चालू करने से पहले इनपुट वोल्टेज जांचें, है ना, मशीन को चालू करने से पहले, मतलब यहाँ से मशीन जो इस जगह पे अभी क्या है, ये ऑफ कंडीशन में है ना, मशीन में हम लोग पावर सप्लाई दे दिए तो यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो दिखेगा, इंडिकेटर जो है वो लाल दिखेगा आपको। ठीक है, मशीन जैसे ऑन हो गया, वो जो इंडिकेटर है क्या है, वो लाल जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मशीन में करंट आ चुका है, लेकिन मशीन को ऑन करेंगे उसके बाद से यहाँ से ये बाहर आएगा करंट। ठीक है, तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, उस टाइम पे क्या करना होता है कि इनपुट जो वोल्टेज है ना, इनपुट जो वोल्टेज जो मशीन को मिल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, OCV, है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज। जब हम लोग वेल्डिंग नहीं कर रहे होते हैं तो उसका जो वोल्टेज होता है, ठीक है, मतलब जो वहाँ पे दिखा रहा है वो वोल्टेज सही से काम कर रहा है कि नहीं, है ना, OCV हो गया, CCV हो गया, जिसको क्लोज सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। और जहाँ पे हम लोग सिंगल फेज में, 3 फेज में जब हम लोग लगा रहे होंगे वेल्डिंग मशीन को, तो उस जगह पे भी वहाँ पे देखना होता है कि वोल्टेज सही से मिल पा रहा है कि नहीं, मशीन को ये सब देखना होता है। और यूनिट का मजबूती, अर्थिंग, ग्राउंडिंग आवश्यक सुनिश्चित करें, है ना, मशीन को हमेशा क्या करना है, ग्राउंडिंग करना है, बॉडी अर्थ लगाना है, जिसको हम लोग, इसका सैम्बल, बॉडी अर्थिंग का सैम्बल कैसे होता है, इस टाइप का बॉडी अर्थिंग का सैम्बल होता है। ठीक है, बॉडी अर्थिंग का सैम्बल बेसिकली ऐसे बना हुआ रहता है, इस टाइप का बॉडी अर्थिंग का सैम्बल होता है। मशीन के पीछे या तो दाहिना बाएं किसी साइड में हो सकता है, तो वहाँ पे हमेशा क्या करना है, तार लगा करके उसको ग्राउंड कर देना, ताकि मशीन का जो बॉडी में जो करंट जो लीक होकर आएगा वो सीधा जमीन में चला जाएगा, ऑपरेटर को या जो भी उसको टच करेगा उसको खतरा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेल्डिंग केबल्स, है ना, लीड, जिसको हम लोग लीड भी बोलते हैं और केबल्स भी बोलते हैं। मतलब ये जो वायर जो यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है, ये जो वेल्डिंग वायर जो निकला हुआ है को नुकीले चीज़ों से बचाएं, है ना, इसको क्या कर सकते हैं, नुकीली चीज़ों से बचा सकते हैं, इसको खींचना नहीं है, रगड़ना नहीं है कोई नुकीला चीज़ों के ऊपर, कट जाएगा तो क्या होगा, स्पार हो सकता है, मशीन डैमेज हो सकता है ना, केबल डैमेज हो सकता है। इस्तेमाल के बाद केबल्स को ढीले तरीके से लपेट कर रखें ताकि वो मुड़े और टूटे नहीं, है ना। फिर इस्तेमाल जब हो गया तो क्या करना है, जो केबल है उसको धीरे से एकदम मोड़ के उसको क्या कर देना, रख देना, ताकि वो टूटे ना और मुड़े भी ना, है ना। कभी कभी क्या होता है, केबल मुड़ जाता है तो सीधा होने में दिक्कत होता है, तो कनेक्शन लगाने में बड़ा परेशानी होता है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जब वेल्डिंग आर्क जल रही हो, है ना, जब वेल्डिंग कर रहा हो, जैसे मान के चलिए ये जो वेल्डर है, ये जो वेल्डिंग कर रहा है, ठीक है, यानी करंट प्रभावित हो रहा हो, मतलब यहाँ से अभी क्या है, मशीन वेल्डिंग कर रहा है तो करंट मशीन से होते हुए, अंदर से होते हुए बाहर तक करंट आ रहा है, जॉब तक करंट आ रहा है, यहाँ रॉड तक करंट आ रहा है। ठीक है, तब AC/DC जो सेलेक्टर स्विच जो होता है ना, को ना बदले, जैसे अभी दिखा रहे थे इससे पहले में, तो यहाँ पे जो AC/DC जो सेलेक्टर स्विच एक जो यहाँ पे लगा हुआ है इस जगह पे, है ना, कि AC करंट चाहिए ना DC करंट चाहिए इससे बाहर, तो वो नहीं करना है जब वेल्डिंग कर रहा हो तो। ठीक है, वेल्डिंग बंद करके क्या करना है, AC/DC करंट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा करने से स्विच का कनेक्ट जल सकता है ना, कनेक्टर्स जल सकता है। ऐसे करने से अगर चलते चलते वेल्डिंग जो चल रहा है, वेल्डिंग चलते चलते में वेल्डिंग ऑपरेशन हो रहा है, वेल्डिंग होते होते में अगर स्विच को ऑन ऑफ करेंगे, है ना, AC/DC स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो क्या हो सकता है, इसका जो कनेक्टर्स होता है अंदर में जो कनेक्ट होता है वो क्या हो सकता है, जल सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक वेल्डर को, एक ऑपरेटर को हमेशा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, रेक्टिफायर के ऊपर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इन्वर्टर के बारे में, है ना, जिसको हम लोग वेल्डिंग इन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये स्टेप का बेसिकली छोटा साइड का मशीन होता है ना, उसके अंदर छोटा छोटा जो लगा हुआ रहता है, छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो लगा हुआ रहता है, वो सबसे मिलके ये मशीन चलता है, जो इसको क्या बनाता है, लाइट वेट बनाता है, एकदम छोटा साइज का बनाता है। तो इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा देखेंगे। ठीक है, परिवर्तक जिसको हम लोग बोलते हैं ना, परिवर्तक इन्वर्टर, है ना, इसको हम लोग वेल्डिंग इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं, वेल्डिंग इन्वर्टर। ठीक है, इसको हम लोग वेल्डिंग इन्वर्टर के भी नाम से जानते हैं। इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन एक तकनीकी रूप से उन्नत उपकरण है ना, मतलब ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से एकदम स्मार्ट वेल्डिंग मशीन है। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी किस में यूज होता है, इन्वर्टर टाइप वाला वेल्डिंग मशीन में होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें छोटा छोटा कंपोनेंट मिला करके उसको
वेल्डिंग प्रोसेस को आसान बना देता है। बड़ा भारी नहीं हो सकता, मतलब जो ट्रांसफार्मर जो होते हैं, रेक्टिफायर होते हैं, वो क्या होते हैं, हेवी वेट के होते हैं, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह या तो हाइट पे ले जाना मुश्किल होता है। लेकिन ये जो छोटा एकदम छोटा साइज का जो मशीन होता है, लाइट वेट जो होता है, इसको किसी भी जगह पे हम लोग आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक है। तो उस किसमें इसका ज़्यादा मुख्य कमाल किसका होता है एकदम लाइट वेट बनाने में, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो छोटे छोटे डिवाइस मिल करके जो होते हैं उसका काम होता है, ठीक है। उन्नत उपकरण है जो वेल्डिंग के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों का उपयोग करता है ना, वही जो बोल रहे हैं आधुनिक घटक कहने का मतलब, इलेक्ट्रॉनिक घटक कहने का मतलब, मान के इसमें छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है ना, इसका पे रजिस्टर लगा हुआ है, कहीं पे इसका कैपेसिटर लगा हुआ है, कहीं पे इसको ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना, छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा डिवाइस मिलकर इसको क्या करता है, कंप्लीट एकदम इंडस्ट्रियल यूज के लिए इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला एक मशीन बनाता है, ठीक है। यह अर्धचालक उपकरणों का उपयोग करके आने वाले एसी पावर सप्लाई को स्थिर डीसी आउटपुट में परिवर्तित कर देता है ना। ये बेसिकली क्या करता है कि अर्धचालक कहने का मतलब सेमीकंडक्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सेमीकंडक्टर्स जो बेसिकली सिलिकॉन ये सब जो होते हैं है ना, ये क्या करते हैं कि ज़रूरत पड़े तो करंट को भी जाने देते हैं और ज़रूरत पड़े तो करंट को रोक भी सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं ना। जो भी इसके अंदर कहीं पे किसी किसी जगह में सेमीकंडक्टर्स भी ऐसे करके लगे हुए रहते हैं है ना, कहीं कहीं पे सेमीकंडक्टर्स भी लगे हुए रहते हैं, ठीक है। उपयोग करके आने वाले जो एसी पावर सप्लाई होते हैं ना, अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, मशीन को एसी पावर सप्लाई से हम लोग चलाएंगे, ठीक है। एसी पावर सप्लाई से ये जो दिख रहा है ये इसका अंदर का डिवाइस है ना, इसका अंदर का पार्ट है, ठीक है, को एसी पावर सप्लाई को डीसी आउटपुट में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इसके अंदर जो छोटे छोटे जो डिवाइस लगे हुए रहते हैं वो किसमें, एसी को डीसी में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। यह परिवर्तन वेल्डिंग आर्क को अधिक स्टिक नियंत्रण को अनुमति देता है ना। ये जो परिवर्तन होता है वेल्डिंग में, जो आर्क जो होता है उसको हम लोग ज़्यादा अधिक मतलब स्टेबल उसको हम लोग कर सकते हैं, आर्क को वो अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप वेल्डिंग के दौरान अधिक स्थिरता और दक्षता प्राप्त होती है ना। दक्षता कहने का मतलब इफिशियंसी, इफिशियंसी कहने का मतलब, इफिशियंसी वो होता है इनपुट है ना और आउटपुट, मतलब कोई भी मशीन को कितना आउटपुट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं और कितना आउटपुट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, वही ये मशीन का एफिशिएंसी होता है। अगर बीच में कहीं से लॉस होता है, करंट लॉस हो गया, ठीक है, तो वो मशीन का एफिशिएंसी वहाँ पे घट जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा छोटे छोटे उपकरण लगा हुआ रहता है जो क्या करता है, जो इसका जो एफिशिएंसी है मशीन का दक्षता है वो बनाने में एकदम बनाए रखने में सब काम करता है, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे, इसका प्रिंसिपल नियम जो होता है कैसे काम करता है, किस इसके अंदर जो क्या क्या लगे होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। बेसिकली अभी ये हम लोग इसको देखें कि ये जो इन्वर्टर जो होता है वो एसी को क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करते हैं ना। लेकिन मेन जो इसका काम है, जो प्रिंसिपल है इसका क्या बोलता है, वो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे है ना। देखिए ये जो इन्वर्टर है, ये जो मशीन, इसको बॉडी खोल करके दिखाया गया, इसका अंदर का भाग दिखाया गया, ठीक है, इसका अंदर का भाग दिखाया गया और यही जो छोटा सा है उसको डायग्राम करके यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसका सामान्य नियम, जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर ये जो मशीन है ये डीसी को एसी में बदलता है, ठीक है। कन्फ्यूजन होने का कोई बात नहीं है, एकदम हमेशा याद रखिए इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है। प्रिंसिपल जो है उसको बोलता है डीसी को एसी में बदलता है, ठीक है ना। लेकिन इसको एसी मिला और एसी को डीसी में बदला है ना, एसी को डीसी में कौन बदल के दिया, रेक्टिफायर दिया। तो यहाँ पे लेकिन ये इसका जो प्रिंसिपल क्या बोलता है, डीसी को एसी में बदलता है, ठीक है। अभी कन्फ्यूजन नहीं होना है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। डीसी को एसी वोल्टेज से हाई इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के सहायता से उत्पन्न किया जाता है ना। अब यहाँ क्या है, डीसी को, जो डीसी करंट है, ये जो डीसी है, डीसी को एसी वोल्टेज से है ना, एसी वोल्टेज से क्या है, हाई इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की सहायता से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे क्या है, इस डीसी को उच्च आवृत्ति ठोस अवस्था स्विचिंग के द्वारा एसी में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। फिर ये डीसी को क्या किया जाता है, ये जो डीसी करंट है इसको फिर से एसी हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना, फिर से इसको एसी करंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन कौन सा एसी बन जाता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी बन जाता है, ठीक है। यह छोटा फेराइट कोर बहुत अधिक किलोवाट शक्ति को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त होता है ना। एक छोटा सा जो क्या लगा रहता है, फेराइट जो लगा रहता है, वो क्या करता है, जो उसका जो शक्ति होता है वो किलोवाट में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इस फेराइट
ट्रांसफार्मर का आउटपुट उच्च आवृत्ति के डायोड और डीसी चोक के द्वारा परिवर्तित किया जाता है ना। मतलब देख पा रहे होंगे ये जो इन्वर्टर है इसमें जो इन्वर्टर होता है, छोटे छोटे इन्वर्टर होते हैं, उसमें क्या क्या डिवाइस लगा रहता है, ट्रांसफार्मर होता है ना, और डायोड होता है, ठीक है, चोक होता है, डीसी चोक होता है, के द्वारा क्या हो सकता है, ये सब जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का ये सब काम करते हैं, ठीक है। आउटपुट को सेंसर और सुविधाजनक लूप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के नियंत्रित किया जाता है ना। जो आउटपुट होता है, जो आउटपुट मशीन से जो यहाँ से इस जगह से बाहर आएंगे, है ना, मशीन के जो इस जगह से यहाँ से ये वाला हो गया इनपुट, है ना, मशीन को जो इन मिल रहा है ना, ये हो गया क्या, ये हो गया आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट को सेंसर, है ना, सेंसर इस जगह पे लगा होता है, जहाँ पे हम लोग इस जगह पे देख पा रहे हैं जो सेंसर लगे होते हैं, सेंसर के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को एडजस्ट कर सकते हैं, या तो लूप, है ना, लूप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से नियंत्रित किया जाता है ना। लूप कहने का मतलब कि एक दूसरे से एक दूसरे को कनेक्ट रहते हैं ना, तो ऐसे हम लोग नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या बोलता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डीसी करंट को, ये जो यहाँ पे डीसी मिल रहा है इसको डीसी, फिर डीसी को क्या किया, ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट कर दिया, है ना, स्विचिंग के द्वारा उच्च हाई फ्रीक्वेंसी जो है, हाई फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, ठीक है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये एसी करंट इस जगह पे इसको मिला, फिर ये क्या हो गया, ये डीसी करंट हो गया, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, ये एसी हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया, है ना, ये एसी हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये डीसी करंट बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे स्मूथ एकदम डीसी करंट बन गया, ठीक है। तो इतना प्रोसेस होता है, पहले एसी करंट बना, इसको एसी करंट मिला, फिर ये डायरेक्ट करंट हो गया, ठीक है। तो रेक्टिफायर जो यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये जो रेक्टिफायर लगा हुआ है इसको क्या कर दिया, डीसी बना दिया। फिर उसके बाद इसको हाई फ्रीक्वेंसी के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, फिर इसको फिर इसको हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर एसी को क्या किया गया, फिर डीसी में सेकेंडरी जो यहाँ पे रेक्टिफायर जो लगा हुआ रहता है ना, प्राइमरी रेक्टिफायर इस जगह पे लगा हुआ है, सेकेंडरी रेक्टिफायर इस जगह पे लगा हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी रेक्टिफायर और ये हो गया सेकेंडरी रेक्टिफायर, जो फिर से इसको क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो डीसी होता है वो एकदम स्मूथली डीसी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इस टाइप का वर्किंग में ये काम करता है, ठीक है। इस टाइप का प्रिंसिपल भी ये काम करता है, ठीक है। मतलब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये जो डीसी करंट है ना, ये जो डीसी करंट है और ये एसी हाई फ्रीक्वेंसी में हो, यही मेन इसका काम होता है, ठीक है। डीसी करंट को एसी हाई फ्रीक्वेंसी में बदल देता है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि इसका इन्वर्टर जो है सामान्यतः डीसी को एसी में बदलता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कार्य सिद्धांत, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखें, है ना, ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल, पहला नंबर पे है मेन वोल्टेज को डीसी में परिवर्तित करता है ना। मेन वोल्टेज कहने का मतलब ये जो मशीन है इसका जो मेन वोल्टेज है, मतलब इसका जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, एसी है ना। एसी हम लोग इसको मेन सप्लाई इसको दिए और यहाँ से ये डीसी लेगा, मशीन इसको डीसी से बाहर जाएगा, है ना, डीसी करंट हम लोग जिसको जहाँ पे हम लोग केबल लगाते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, मेन वोल्टेज या तो मेन सप्लाई को क्या कर देगा, डीसी में परिवर्तित करता है ना। मेन सप्लाई को डीसी में परिवर्तित कौन करता है, डीसी में परिवर्तित ये रेक्टिफायर करता है, ठीक है। अब दूसरा है इन्वर्टर जो होता है डीसी को उच्च आवृत्ति में एसी में बदलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्वर्टर डीसी को इन्वर्टर जो लगा हुआ है वो क्या करता है, यहाँ पे जो इन्वर्टर जो लगा हुआ है, ठीक है, ये इन्वर्टर क्या करता है, ये इसको यहाँ से चेंज करता है और इसको क्या कर देता है, ये एसी हाई फ्रीक्वेंसी में इसको चेंज कर देता है ना। एसी हाई फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ठीक है, ये इस टाइप का इसको हाई फ्रीक्वेंसी में इसको चेंज कर देता है ना। एसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, एसी का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज, है ना, 50 हर्ट्ज इंडिया में, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, मतलब जितना भी हम लोग मशीन यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो सब एसी फ्रीक्वेंसी के द्वारा, मतलब एसी पावर सोर्स लेते हैं, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, 50 हर्ट्ज का होता है ना। हर्ट्ज मतलब हर्ट्ज HZ, ठीक है। तीसरा है ट्रांसफार्मर उच्च आवृत्ति एसी को उपयुक्त वेल्डिंग करंट में परिवर्तित करता है, एसी को रेक्टिफाई करता है ना। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर का कर दिया, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस जगह पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अब इसको क्या किया, ट्रांसफार्मर जो है
वो एसी को ट्रांसफार्मर उच्च आवृत्ति, मतलब ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो है करंट जो है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी वाला जो है, उपयुक्त वेल्डिंग करंट में परिवर्तित करता है। अब मतलब यहाँ से जो करंट है वो वेल्डिंग के लिए बन गया, ठीक है। यहाँ तक जो करंट था, जो डायरेक्ट करंट हो गया था, इससे हम लोग वेल्डिंग नहीं कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो अभी जो करंट आया, जो डायरेक्ट जो एसी हाई फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद जो करंट आया उसको क्या कर दिया, उसको परिवर्तित कर दिया किसमें, वेल्डिंग करंट में। एसी को रेक्टिफाई करता है, उसी को बोल रहे हैं जो करंट को, डीसी करंट को वेल्डिंग में, वेल्डिंग करने के लिए जो करंट बना दिया, जिसको एसी वेल्डिंग एसी हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो बन गया, उसको जो रेक्टिफाई किया, कौन किया, वो ट्रांसफार्मर किया, ठीक है। एसी को रेक्टिफाई किया, है ना। यह फिल्टर डीसी धारा को उपस्थित बाधित आवृत्ति और रिपल को हटाते हैं। यह फिल्टर भी होता है जो, यहाँ फिल्टर भी होता है जो बाहरी उच्च बाधित आवृत्ति को विरुद्ध सुरक्षा करता है, ठीक है। यह फिल्टर डीसी धारा के उपस्थिति बाधित आवृत्ति को, रिपल को हटाता है ना। मतलब यहाँ पे जो डीसी जो बाधित हो रहा है, जो उसका रिपल बन रहा है, रिपल कहने का मतलब जो ऊपर नीचे जो हो रहा है, उसको हटाता है और उसको क्या करता है, वो बैलेंस करता है ना, उस जगह पे फिल्टर करता है और उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, उसको सेफ करता है। 6 में क्या है, संपूर्ण विधि एक कंट्रोल परिपथ के द्वारा नियंत्रित की जाती है ना। ये जो कंट्रोल परिपथ कहने का मतलब ये जो है सर्किट बोर्ड है ना, ये जो सर्किट बोर्ड है, इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जो भी हो रहा है, एसी क्या बोलते हैं, मेन सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट डीसी फिर एसी हाई फ्रीक्वेंसी में बदल जा रहा है, फिर एसी हाई फ्रीक्वेंसी डीसी में बदल जा रहा है, किसके द्वारा, सेकेंडरी रेक्टिफायर के द्वारा। तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है, ये सब किसके द्वारा होता है, कंट्रोल परिपथ, जिसको हम लोग कंट्रोल पैनल या तो कंट्रोल सर्किट के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। जो मशीन के आदर्श स्थितिक, स्टैटिक और गतिक डायनेमिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है ना। स्टैटिक मतलब कहने का मतलब स्थिर, डायनेमिक मतलब जो चल सकता है ना, तो स्थिर कर देता है, मतलब दोनों को जो विशेषताएं होता है वो प्रदर्शित करता है, ठीक है। डीसी वोल्टेज वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होता है ना। अब यहाँ से क्या हो गया, इस जगह पे फिर से यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इस जगह पे सेकेंडरी रेक्टिफायर लगा हुआ है। सेकेंडरी रेक्टिफायर के बाद क्या हो गया, ये करंट यहाँ से डीसी में बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग टॉर्च या तो इलेक्ट्रोड लगा करके हम लोग इस जगह पे वेल्डिंग करते हैं और नीचे वर्क पीस रहता है, तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव करंट लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इसका जो मेन जो प्रिंसिपल है ना, बेसिक जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल क्या बोलता है इसको, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है ना, जो डीसी एसी से डीसी मिला है उसको, और डीसी करंट को हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन इसका वर्किंग प्रिंसिपल में क्या होता है, ये मेन सप्लाई जो हम लोग इसको एसी दे रहे हैं उसको डीसी में कन्वर्ट होता है, फिर जो डीसी होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी एसी में बदल जाता है, फिर एसी क्या होता है, फिर से उसको रेक्टिफाई करता है वेल्डिंग मशीन, है ना, उसको सुटेबल करता है वेल्डिंग करने के लिए, जो करंट होता है उसको फिर वहाँ पे उसको क्या करते हैं, डीसी में बदल दिया जाता है, ठीक है। फिर डीसी से लेकर के हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो यही छोटा छोटा चीज़ इसमें यूज हो करके क्या करता है, इसको लाइट वेट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसका जो लाभ है ना, किसका लाभ, जो इन्वर्टर का जो लाभ है ना, और इसका जो हानि है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इन्वर्टर का जो लाभ है, इन्वर्टर का जो हानि है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि ये सबसे पहले ये क्या है, ये छोटा और भार में कम होता है ना। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है कि ये लाइट वेट होता है ना। स्मॉल साइज का होता है, लाइट वेट होता है, इसलिए इसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। इसको हम लोग पोर्टेबल टैप वेल्डिंग मशीन भी बोलते हैं ना, पोर्टेबल, ठीक है। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरा जगह आसानी से हम लोग इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। सेट करने में आसान होता है, ठीक है। ये वेल्डिंग मशीन को सेट करने में आसान क्या होता है, ये जो केबल होता है, इसका जो लक्स है ना, ये लक्स को क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे लगा देना है। इसका एक और लक्स होता है इलेक्ट्रोड होल्डर का, और ये हो गया अर्थ क्लैंप का, दोनों को लक्स लगाना है, मेन पावर सप्लाई इसको दे देना है, तो ये आसानी से चल जाता है, ठीक है। इसकी सेटिंग सूक्ष्म होती है। अब इसमें करंट वोल्टेज सेट करने के लिए एकदम छोटा मतलब यहाँ पे 2 डिवाइस अलग रहते हैं, एक से करंट सेट कर सकते हैं, है ना, ये जो करंट रेगुलेटर होता है, और एक होता है आर्क फोर्स होता है इसमें, है ना, आर्क फोर्स भी होता है, हॉट स्टार भी होता है, ये सब आसानी से हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, एडवांटेज है, लाभ है। उसका कुछ हानि भी है, ठीक है। हानि क्या होता है, यह कीमती होता है ना, ये थोड़ा क्या होता है, ये कि थोड़ा कॉस्ट होता है ना, इसका जो
रेट होता है मार्केट में, अगर इसको लेने के लिए जाएंगे मशीन को लेते हैं तो थोड़ा महंगा मिलता है, ठीक है। रिपेयर करना कठिन होता है ना, क्योंकि इसमें छोटा छोटा जो सर्किट जो बोर्ड लगा हुआ रहता है ना, तो वो उसको रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि वही सब ज़्यादातर खराब होने का चांस होता है, वही सब जल्दी खराब होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका रिपेयर करना कठिन होता है। उच्च धारा के प्रति संवेदन होता है ना, मतलब ये हाई करंट के द्वारा हम इसको वेल्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होते हैं, जो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे 600 एम्पियर से लेकर के 1000 एम्पियर तक मिल जाएंगे, है ना। मतलब उसका जो आउटपुट करंट जो रेंज होता है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का, है ना, इतना एम्पियर आउटपुट दे सकता है। लेकिन ये जो छोटा छोटा इन्वर्टर चाप जो होते हैं वो आपको 200 एम्पियर तक आउटपुट दे पाएंगे, ठीक है। तो मात्र 200 एम्पियर में जो भी हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, जो भी इलेक्ट्रोड डायमीटर के हिसाब से हम लोग करंट सेट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हम लोग हेवी थिकनेस प्लेट के ऊपर हेवी इलेक्ट्रोड, मतलब जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर होता है 5 mm 6 mm है ना, 5 mm 6 mm को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें दिखाया गया कि यहाँ पे 2-3 तरह का टाइप का स्विच भी होता है, ठीक है। एक आर्क फोर्स होता है, आर्क क्या होता है, स्टार्टिंग करंट हाई रखना होता है ना। आर्क फोर्स कहने का मतलब कि जो आर्क जो निकलेगा, है ना, सॉरी, जो आर्क फोर्स होता है, जो आर्क जो निकलेगा वो एकदम फोर्स से निकलेगा, ताकि जो आर्क बोलो का जो डिफेक्ट होता है इसमें, है ना, ये जो मशीन में जो डीसी वेल्डिंग करंट में, डीसी वेल्डिंग मशीन में जो डिफेक्ट होता है आर्क बोलो, वो किसकी वजह से होता है, जो आर्क इधर उधर भाग जाता है ना, किसके वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक लाइन की वजह से। तो ये उसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक आर्क फोर्स होता है, मतलब आर्क क्या होगा, एकदम तेज निकलेगा और तेज जॉब के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, आर्क ब्लो होने का संभावना कम होता है, उसके लिए भी एक स्विच होता है, ठीक है। एक होता है हॉट स्टार्ट होता है। हॉट स्टार्ट कहने का मतलब जब जिस जगह पे वेल्डिंग जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे उस जगह पे करंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। मान के चलिए हम लोग करंट सेट किए हैं, ठीक है। अगर हम लोग करंट सेट किए हैं वेल्डिंग 2.5 इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसका जो करंट रेंज है ना, इसका जो करंट रेंज है ये है 60 से 80 के बीच में, ठीक है। 60 से 80 के बीच में इसका करंट सेट करने का जो रेंज है। तो इसको हम लोग करंट सेट कर दिए, मान के चलिए 65 में सेट किए, ठीक है। तो 65 में करंट सेट कर दिए। लेकिन जब जैसे हम लोग ये वाला हॉट स्टार्ट थोड़ा सा ज़्यादा करके रखेंगे, तो जैसे वेल्डिंग स्टार्ट होगा वैसे ही इसका जो करंट है स्टार्टिंग में 1 सेकंड के लिए, है ना, स्टार्टिंग में जो 1 सेकंड के लिए वो 70 से 75 एम्पियर पहुंच जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, 70 से 75 एम्पियर पहुंच जाएगा। वो किसकी वजह से होगा, हॉट स्टार्ट। हॉट स्टार्ट इसलिए जरूरी होता है कि मान के चलिए कि कोई भी हम लोग जंग लगा हुआ प्लेट के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं, है ना, इसके ऊपर क्या है, इस जगह पे जंग लगा हुआ है ना, प्लेट के ऊपर क्या है, जंग लग गया, है ना, प्लेट के ऊपर रस्ट बैठ गया। तो यहाँ पे जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो ये सही से वेल्डिंग नहीं हो पाता है ना, मतलब इसमें बार बार इसको ऐसे ऐसे जॉब के ऊपर स्ट्राइक करना पड़ता है ना, स्क्रैच करना पड़ता है, बार बार उसको टैपिंग करना पड़ता है, तो स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे हम लोग हॉट स्टार्ट करके स्टार्ट करेंगे, वैसे जैसे इसके ऊपर हम लोग करंट सेट करेंगे तो ये यहाँ पे पैरसेट जो है वो अचानक से 70-75 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पेंट होता है, पेंट जो होता है जो उसको आर्क नहीं बनने देता है, तो उस जगह पे करंट आ रहता है तो क्या कर सकता है, पेंट को भी तुरंत उड़ा करके इसको यहाँ पे आर्क बना देता है, ठीक है। इसके लिए हॉट स्टार्ट बटन रहता है। फिर एक होता है एंटी स्टैकिंग, है ना। स्टैकिंग मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड जो चिपकता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी क्या होता है इलेक्ट्रोड चिपकने लगता है, तो उससे भी बचने के लिए एक स्विच होता है जो सारा फीचर्स किस में लगा हो रहता है, एक इन्वर्टर छोटा जो वेल्डिंग मशीन में होता है उसमें सारा इंस्टॉल होता है, ठीक है। अब देखें हम लोग कि अभी 3 क्लास में हम लोग कवर कर दिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, है ना, वेल्डिंग जनरेटर और इन्वर्टर और रेक्टिफायर हम लोग कवर किए, ठीक है। तो हम लोग मेन मशीन के प्रकार मतलब क्या है, पावर सोर्स, है ना, वेल्डिंग में जो पावर सोर्स है, वेल्डिंग में जो पावर सोर्स है मतलब जिसके द्वारा वेल्डिंग हो पाता है ना, वेल्डिंग हो पाता है किसके द्वारा, ये सब मशीनों के द्वारा हो पाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सोर्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब वेल्डिंग करने का जो सोर्स है, वेल्डिंग करने जो पावर मिलता है, वेल्डिंग सप्लाई किसके मिलता है, ये मशीन से मिलता है, मेन सप्लाई लेकर के वेल्डिंग सप्लाई में देते हैं, ठीक है। तो इसमें से पहला नंबर पे है वो ट्रांसफार्मर हो गया, है ना, जिसको ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है। इसका जो मुख्य काम क्या होता है, एसी सप्लाई को कम वोल्टेज और उच्च करंट वाले एसी में बदलना, है ना, मतलब एसी मेन सप्लाई लेगा और फिर से एसी वेल्डिंग सप्लाई में देगा। लेकिन मेन डिफरेंस क्या होता है कि एसी मेन सप्लाई में जो जब ये वेल्डिंग मशीन ले रहा है करंट, है ना, तो उसमें जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है,
और करंट क्या होता है वो कम होता है ना, करंट क्या होता है कम होता है। लेकिन जैसे ये यहाँ से निकलेगा केबल के द्वारा, इस जगह से जैसे हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज डाउन हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, इसके अंदर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है उसके वजह से होता है। तो इसके बारे में हम लोग देखें। सेकंड देखें हम लोग रेक्टिफायर, है ना, यह क्या करता है, एसी को डीसी में करंट में परिवर्तित करता है ना। ये जो रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, एसी करंट ले रहा है ना, और यहाँ से जो बाहर निकल रहा है वो डीसी करंट बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये किसके द्वारा कर रहा है, ये इसके अंदर जो यहाँ पे रेक्टिफायर जो लगे होते हैं उसके द्वारा ये करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा करता है, रेक्टिफायर सेल के द्वारा, है ना, रेक्टिफायर सेल के द्वारा करता है। ठीक है, तीसरा नंबर पे हम लोग देखें इन्वर्टर देखें, है ना, यह आधुनिक तकनीक है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो जो एसी को उच्च मतलब एसी को उच्च आवृत्ति डीसी में बदलता है ना। जो एसी है उसको हाई फ्रिक्वेंसी एसी जो होता है, एसी जो उसको क्या करता है डीसी में फिर कन्वर्ट करता है। यह हल्का, छोटा और बिजली का खपत कम करने वाला मशीन होता है ना। 4 नंबर पे है इंजन चालित जनरेटर, है ना। ये जो जनरेटर हो गया, ये जो इन्वर्टर हो गया, है ना, छोटा साइज का, ये हो गया जनरेटर, जिसको इंजन ड्रिवेन बोलते हैं। इंजन के द्वारा जो चल रहा है, जिसमें हम लोग यहाँ पे इस जगह पे डीजल या तो पेट्रोल के द्वारा अगर हम लोग चला रहे हैं तो इंजन ड्रिवेन हो गया, इंजन जनरेटर जिसको बोलते हैं। और जिसको हम लोग एसी सप्लाई ले करके, बिल्डिंग सप्लाई ले करके हम लोग चलाएंगे और उससे डीसी करंट निकालेंगे, उसको हम लोग मोटर ड्रिवेन बोलते हैं, जिसको हम लोग मोटर जनरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप का हम लोग बेसिकली पावर सोर्स यूज करते हैं बिल्डिंग में। तो सबके बारे में हम लोग देखें थोड़ा थोड़ा करके, है ना। तो नेक्स्ट क्लास जो रहने वाला है वो रहेगा वेल्डिंग का जो पोजीशन होता है ना, वेल्डिंग का जो बेसिक वेल्डिंग पोजीशन है 4 टाइप का, है ना, फ्लैट हो गया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड, है ना, ये सब के ऊपर देखेंगे। फिर उसका जो नेक्स्ट टॉपिक आने रहेगा वो सब के ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर किसी भी जगह पे अगर किसी भी टॉपिक में छोटा पॉइंट में अगर डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।